हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास होने वाली है उन बच्चों के लिए जो सीयूटी के एग्जाम देने वाले हैं। तो आज की क्लास है पॉलिटिकल साइंस की, यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, चैप्टर 3 क्लास 12 का। ये चैप्टर आपके सिलेबस से रिलेटेड था, तो इसकी वजह से आप लोगों को इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोग इस चैप्टर के बारे में नहीं जानते होंगे। तो साथ साथ में नोट्स बनाते चले एंड स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो एक बार मैं और चैप्टर का नाम लिख दे रही हूँ, यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें यूएसएसआर और अमेरिका दोनों ने पार्ट लिया था। कोल्ड वॉर में दोनों थे, ठीक है, बट जो यूएसएसआर था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था कोल्ड वॉर में, और इसकी वजह से यूएसए एक सुपर पावर की तरह सामने आया था। तो हेगेमनी जो है उसको हम लोग कह सकते हैं एक डोमिनेंस के रूप में। जब यूएसए एक सुपर पावर पर गया था, बन गया था एक सुपर पावर, तो उसके बाद उसकी एक डोमिनेंस देखने को मिली थी पूरी कंट्री में, कि उसने किस तरीके से हर चीज को दबाने की, हर चीज को अपने कब्जे में करने की कोशिश करी थी। उससे पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, जैसे 1914 से 1918, 1939 से 1945 एंड 1945 से 1991। 1914 से 1918 तक चली थी वर्ल्ड वॉर वन, 1939 से 1945 तक चली थी वर्ल्ड वॉर टू, एंड 1945 से 1991 देखने को मिली थी कोल्ड वॉर एरा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग कैसे कह सकते हैं कि यूएस जो था वो एक डोमिनेंस के रूप में सामने आया था। तो उसके काफी सारे सबूत हैं, काफी सारी ऑपरेशंस हैं, काफी सारे उसके स्टेप्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं। आप लोगों ने इस चीज के बारे में पहले नहीं पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट से पढ़ना। थोड़ा सा मेरा ड्राइंग को जज भी मत करना प्लीज। तो ये जो है ये है इराक, और यहाँ पे एक छोटा सा देश है कुवैत। ये बात है अगस्त 1990 की। वाओ, व्हाट अ स्टार्ट। तो ये 1990 की बात है। इराक जो था उसने इन्वेड कर दिया था, मतलब हमला कर दिया था कुवैत पर। छोटा सा देश है कुवैत, काफी ज्यादा। तो इराक ने हमला कर दिया था कुवैत पे, और वो कुवैत को अपने कब्जे में तो लेना ही चाहता था, बट उसमें मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा अपना राज कायम करना चाहता था। ये इराक का माइंडसेट था एक टाइम पे, एक एजेंडा था, ठीक है, एक प्लानिंग था। तो 1990 में इराक जो था उसने इन्वेड किया था कुवैत पे। वो कुवैत को ऑक्यूपाई करना चाहता था, एनेक्स करना चाहता था। तो कुवैत को बचाने के लिए, फॉर लिबरेशन ऑफ कुवैत, मतलब कुवैत को बचाने के लिए बहुत सारे डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स किए गए, ठीक है। डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स होता है कि हाँ चलो बातों से मना लिया, थोड़ा सा कह के मना लिया। तो काफी सारे डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स किए गए थे बाय यूएनओ, क्योंकि यूएनओ जो है उसका काम है कि वो देश दुनिया में शांति बना के रखे, बट वो सारे के सारे फेल हो गए। इराक माना ही नहीं, वो कुवैत को पूरे तरीके से अपने अंडर में लेना चाहता था, और इसकी वजह से फिर बाद में यूएनओ ने बाई फोर्स, मतलब आर्मी के दम पर कुवैत को बचाया था। आर्मी का यूज करा था कुवैत को बचाने के लिए। बट यूएनओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई देश तो है नहीं, तो उसके पास खुद की आर्मी तो है नहीं। तो इसकी वजह से उसको आर्मी जो है वो अलग अलग देशों की जोड़नी पड़ी थी। मैसिव कोएलिशन फोर्स उसको कहा गया है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ी आर्मी। और वो आर्मी कितने नंबर्स की थी, ये डाटा याद करना है आपको। 6,60,000 ट्रूप्स थे। कितने कंट्रीज के, 34 कंट्रीज जो थी उन्होंने मिलकर अपनी आर्मी बनाई थी, जिसमें 6,60,000 ट्रूप्स थे। और यही ऑपरेशन जो था, यही जो स्टेप था, इस स्टेप को, यूएनओ के इस स्टेप को कहा जाता है फर्स्ट गल्फ वॉर। फर्स्ट गल्फ वॉर। तो फर्स्ट गल्फ वॉर क्या था, वो स्टेप था यूएनओ का जिसमें कुवैत को बचाया जाना था, या इसको कहा जाता है कंप्यूटर वॉर। कंप्यूटर वॉर, इसको कंप्यूटर वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें काफी सारे स्मार्ट बॉम्ब्स के, स्मार्ट वेपन्स के इस्तेमाल यूज किए गए थे, ठीक है। इसको एक और नाम से कहा जाता है वीडियो गेम वॉर। इसको वीडियो गेम वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये वॉर चल रहा था तो उस टाइम पे उसका जो भी मतलब चीजें हो रही थी, जो भी बॉम्ब वगैरह फोड़े जा रहे थे, वो सारे के सारे दिखाए जा रहे थे,
सारे के सारे टेलीकास्ट किए जा रहे थे टीवी पर। इसकी वजह से इसको वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। और इस ऑपरेशन का नाम था, इस ऑपरेशन का नाम, ये तो सारे स्टेप्स हैं बट इस ऑपरेशन को एक नाम दिया गया था ना, इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अब आप कहोगे कि अरे इसमें क्या है, यूएसए हेगेमनी पढ़ना था, यूएसए डोमिनेंस पढ़ना था, बट इसमें हमें कहाँ देखने को मिला कि यूएसए का डोमिनेंस था। तो इसमें डोमिनेंस ये था कि ये जो आर्मी है ना, इसमें 75% आर्मी अमेरिका की थी, बाकी तो सब नाम के थे। 34 कंट्रीज में खाली एक कंट्री मतलब अमेरिका की 75% आर्मी थी, सबसे ज्यादा। तो ये चीज हमें देखने को मिली थी। ठीक है, अब थोड़ा सा डाटा जो आपको काम आएगा एग्जाम में। जब ये वीडियो गेम वॉर चल रहा था, कंप्यूटर वॉर चल रहा था, तो उस टाइम पे इराक के लीडर कौन थे? तो वो थे सद्दाम हुसैन। इस क्वेश्चन को लिख लेना क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ओके, और उस टाइम पे यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे जॉर्ज H.W. बुश। एंड आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो इराक था वो इस वॉर में हार गया था और सक्सेसफुली यूएनओ ने कुवैत को बचा लिया था। ठीक है, अब काफी समय तक जॉर्ज H.W. बुश जो थे वो प्रेसिडेंट रहे थे, बट 1992 के इलेक्शंस में, यूएसए प्रेसिडेंट इलेक्शंस जो हुए थे, उसमें बिल क्लिंटन जीत गए थे। फिर 1992 से बिल क्लिंटन जो थे वो यहाँ के यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए थे। ये डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। अगेन डाटा फॉर योर सीयूटी एग्जाम। ठीक है, बिल क्लिंटन 1992 में यूएसए के प्रेसिडेंट बने थे, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। अब इनके बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनकी एक खास तरीके की आइडियोलॉजी थी। हर इंसान की एक अलग आइडियोलॉजी होती है, तो इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि इन्होंने डोमेस्टिक इशू जो होते हैं, किसी भी देश के अंदर इंटरनल जो मुद्दे होते हैं, उस पर इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया था कि मतलब मैं अपने देश के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करूंगा, और जो फॉरेन पॉलिसीज थी उनको इग्नोर किया था। ठीक है, उनको थोड़ा सा एकदम इग्नोर ही कर दिया था कि हाँ, कुछ फैसला नहीं लिया गया था फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी मतलब कैसी है? एक तो है सॉफ्ट और एक है हार्ड। वैसे इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे बट स्टिल मैं आपको समझा दे रही हूँ। सॉफ्ट होती है आइडियोलॉजी, मतलब वो आइडियोलॉजिकली क्या सोचता है, और हार्ड होती है मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर। तो जो अमेरिका था उसकी वो अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर रहा था। अब उसकी आइडियोलॉजी क्या है? डेमोक्रेसी। ठीक है, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर वो बात कर रहा था। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड पे बात कर रहा था कि हमें ट्रेड बनाना है, हमें कमाई करनी है। और जो मिलिट्री से रिलेटेड इशू थे उनको इग्नोर कर रहा था, फुली इग्नोर्ड। ठीक है, बट क्या इस टाइम पे अगर कुछ भी हमला होता अमेरिका पे तो भी वो कोई स्टेप नहीं लेता? तो स्टेप लेता। हमें एक ऐसी चीज देखने को मिली है जिसमें बताया गया है कि भले ही बिल क्लिंटन इतना ज्यादा अपनी मिलिट्री पावर को एक्सपेंड नहीं कर रहे हो, बट एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसमें उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए स्टेप लिया था। केन्या देश का नाम है, ये केन्या एंड तंजानिया। ये जो दो देश है, यहाँ पे जो यूएसए की एम्बेसीज थी। ठीक है, हर देश में एम्बेसीज होती है, जैसे इंडिया में भी है एम्बेसीज अलग अलग देश की, वैसे केन्या और तंजानिया में यूएसए की एम्बेसीज थी। वहां पर बॉम्बिंग की गई थी, मतलब बॉम्ब्स फेंके गए थे, बॉम्ब गिराए गए थे। और ये किसने करा था महान काम? वो करा था अलकायदा ने। अलकायदा एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसको माना जाता था कि ये सुडान और अफगानिस्तान में सिचुएटेड था। ठीक है, वहां पे ये लोग रहते थे, वहां से हर चीज को ऑपरेट करते थे। तो ये जो था बॉम्बिंग वगैरह की गई थी। तो क्या अमेरिका ने इसके खिलाफ में कोई कदम उठाया था? क्या अमेरिका ने इसके अगेंस्ट में कुछ किया था? तो हाँ, अमेरिका ने इसका काउंटर अटैक किया था, और उस काउंटर अटैक को कहा गया था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड ऑपरेशन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इंसिडेंट ऑफ अमेरिका जो बहुत ज्यादा फेमस है, 9/11। आप लोगों ने भी बहुत बार सुना होगा। 9/11 को हम लोग डेट में लिखते हैं 11 सितंबर 2001। ठीक है, 11 सितंबर 2001। अब आप लोग बोलोगे कि 9 पहले 11 बाद में,
तो ये लोग क्या करते हैं, ये मंथ को पहले लिखते हैं, डेट को बाद में लिखते हैं, इसकी वजह से इसको 9/11 कहा जाता है। अब मैं एक जनरल आपको उसमें बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, 4 एरोप्लेन्स थे यूएसए के 4 एरोप्लेन्स थे जिसको हाईजैक कर लिया गया था। हाईजैक किसने करा था, टेररिस्ट्स ने किया था। और वो 19 हाईजैकर्स थे, 4 प्लेन्स में टोटल 19 हाईजैकर्स थे। और ये कमर्शियल एयरक्राफ्ट था, ठीक है, कमर्शियल एयरक्राफ्ट। 4 एरोप्लेन थे यूएसए के जिसको हाईजैक कर लिया था टेररिस्ट ने, जिसमें 19 हाईजैकर्स थे और ये कमर्शियल एयरक्राफ्ट थे। जो हाईजैकर्स थे उनका प्लान था कि वो 4 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग से इसको क्रैश करवाएंगे ताकि अमेरिका जो है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाए, ठीक है। तो जो 2 प्लेन थे, फर्स्ट एंड सेकंड प्लेन जो था उसको क्रैश करवाया गया था टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, WTC, टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है अमेरिका की, क्योंकि बहुत ज्यादा कमाई वो यहाँ से करता है, तो उससे क्रैश कराया गया था। थर्ड प्लेन जो था उसको पेंटागन बिल्डिंग से क्रैश कराया गया। पेंटागन बिल्डिंग जो है वो हेडक्वार्टर है डिफेंस का, जो यूएसए की डिफेंस है उसके हेडक्वार्टर पेंटागन में है। एंड फोर्थ को करवाना था पार्लियामेंट से क्रैश, बट ये हुआ नहीं, वो कामयाब नहीं हो पाए, उनकी पार्लियामेंट बच गई थी और वो जो प्लेन था वो जाके जो यूएसए के खेत हैं वहां पे जाके गिरा था, ठीक है। अब बात आती है कि इस टाइम पे लीडर कौन था यूएसए के। जब 9/11 हमला हुआ था तो उस टाइम पे वहां के प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे जॉर्ज W. बुश। ये जॉर्ज H. W. बुश के बेटे थे, ओके। अब क्या यूएसए ने इसके अगेंस्ट में कुछ स्टेप लिया होगा, तो यूएसए ने एकदम इसके अगेंस्ट में स्टेप लिया था और एक बात कही थी, उन्होंने कहा था ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, मतलब हम सब मिलकर टेररिज्म के खिलाफ में कदम उठाएंगे, ये एक उन्होंने बात कही थी। और इसमें उन्होंने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। किसके अगेंस्ट में था ये, तो ऐसा उनको पता चला था कि ये अलकायदा ने सारे के सारे हमले करवाए हैं, क्योंकि ये टेररिस्ट अटैक थे और ये ज्यादातर तालिबान और अफगानिस्तान में सिचुएटेड थे, मतलब तालिबान और अफगानिस्तान में रहते थे ये लोग। तो अमेरिका ने क्या करा, एकदम से इसके खिलाफ में स्टेप लिया, एकदम से उन्होंने बहुत सारे अरेस्ट करे थे, मतलब बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था, सिर्फ अमेरिका में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इसके अगेंस्ट में बहुत सारे अरेस्ट किए जा रहे थे। और इस ऑपरेशन की सबसे खास बात क्या थी कि किसी को भी नहीं पता था कि लोगों को अरेस्ट करके कहाँ रखा जा रहा था। उनको रखा जा रहा था सीक्रेट प्रिजन में, और उनके साथ क्या किया जा रहा था, उनके साथ क्या हो रहा था, किसी को भी ये चीज नहीं पता थी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही हाई लेवल पे सीक्रेटिव ऑपरेशन था, बहुत ही सीक्रेट तरीके से इसको किया जा रहा था, मेंटेन कर रहे थे। बट फिर भी एक चीज पता चली है, ग्वांतानामो, आई गेस मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, ग्वांतानामो बे, ये एक जगह है जहाँ पे यूएसए नेवल बेस है। माना जाता है कि यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को प्रिजन में रखा गया था, ठीक है, जब वो 9/11 के खिलाफ में काउंटर अटैक चल रहा था। क्यूबा में ये जगह है, ओके, ग्वांतानामो बे, ये एक नेवल बेस है। तो ये था आपका ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, जो 9/11 के अगेंस्ट में चलाया गया था। ये सारे के सारे ऑपरेशंस जो हैं वो दिखाते हैं यूएस हेगेमनी को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, 19 मार्च 2003, इसको कहा गया है इन्वेजन, स्पेलिंग मिस्टेक, इन्वेजन ऑफ इराक। जो अमेरिका था उसने अचानक से इराक पर हमला करने की बात कही और इसको कहा गया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो हमला करने की जो परमिशन थी वो यूएनओ से मांगी गई थी, बट यूएनओ ने ये परमिशन नहीं दी थी। और जब परमिशन नहीं मिली तो अमेरिका ने कॉलिशन किया, ठीक है, ऐसे लोगों को जोड़ा जो विलिंग थे, मतलब जिनकी इच्छा थी कि हाँ वो लोग हमला करेंगे और इराक को अपने, मतलब इराक पे हमला किया जाएगा, ऐसे देशों को जोड़ा जो इराक पे हमला करने के लिए रेडी थे। और ऐसे 40+ कंट्रीज थी जो इस कॉलिशन से जुड़ी थी, 40+ देशों ने मिलकर इराक के खिलाफ में हमला करा था। अब बात आती है कि ये हमला था किसके लिए, अमेरिका को भूत चढ़ा था अचानक से हमला करने का, या अपने
बॉम्ब्स टेस्ट करने का। तो जो यूएसए था उसका कहना था इराक वाज डेवलपिंग WMD। WMD क्या होता है? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। यूएसए का कहना था कि जो इराक है वो कुछ ऐसे हथियार बना रहा है जिससे पूरा का पूरा दुनिया तबाह हो सकते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक हथियारों को डेवलप कर रहा था। बट इसके पीछे सबको रियल इंटेंशन पता थी, मतलब सबका कहना है कि, हमारा नहीं, देशों का, बुक्स का कहना है कि यूएसए का रियल इंटेंशंस जो थे वो ये थे कि वो इराक में जो ऑयल फील्ड्स हैं उनको कंट्रोल करना चाहता था। ठीक है, कंट्रोल, इराकी ऑयल फील्ड्स उनको कंट्रोल करना चाहता था। ठीक है, और जैसे ही ये हमला किया गया, क्योंकि इसमें यूएनओ एक सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बात सबको माननी है, बट यूएसए जो था उसने उसकी बात नहीं मानी। तो ये आपको क्या दिखा रहा है? यूएसए हेगमनी की बात दिखा रहा है कि वो कैसे एक सुपर पावर, पूरे वर्ल्ड को दिखा रहा था कि मैं एक सुपर पावर हूँ। तो इसमें क्या हुआ, अचानक से सद्दाम हुसैन की, जब उन्होंने हमला कर दिया था, सद्दाम हुसैन की जो गवर्नमेंट थी वो गिर गई, और फुल्ली फ्लेज्ड, मतलब जो लोग थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि हाँ, जाहिर सी बात है अगर आप किसी देश पे हमला कर दोगे तो वो खुश तो होंगे नहीं। तो लोगों ने एकदम से यूएसए के अगेंस्ट में स्टेप लिए, उसके प्रोटेस्ट किए, बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे उसके अगेंस्ट में। ठीक है, क्योंकि वो यूएसए के अगेंस्ट हो गए थे। इराक में कुछ भी गलत नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा ढूंढा गया, यूएनओ ने बहुत ज्यादा जांच करी, बट ऐसे कोई भी हथियार नहीं मिले जो मास डिस्ट्रक्शन के रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये इसमें मतलब बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे, 50,000 इराकी सिविलियंस मारे गए थे, आर्मी भी नहीं, सिविलियंस मारे गए थे। ठीक है, और जब ये सारी चीजें सामने आई कि मास डिस्ट्रक्शन के कोई हथियार तो मिले नहीं, तो पूरे वर्ल्ड ने मिलकर इसको कहा गया था बोथ मिलिट्री एंड पॉलिटिकल फेलियर। मतलब ये अमेरिका का एक बहुत ही ज्यादा गलत स्टेप था, बस उसने अपनी पावर दिखाने के लिए एक देश को बर्बाद किया। ठीक है, अब यहाँ पर सारे के सारे ऑपरेशन हो जाते हैं खत्म। अब हम लोग कुछ वर्ड्स पढ़ लेते हैं, कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं जो बताए गए हैं, जैसे यूनिपोलर। तो यूनिपोलर का क्या मतलब होता है? इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम विद इंटरनेशनल सिस्टम विद ओनली वन सेंटर ऑफ पावर। मतलब एक ऐसा सिस्टम वर्ल्ड में जिसमें खाली एक ही देश राज कर रहा हो, एक ही देश एक वर्ल्ड पावर की तरह सामने आ रहा हो। अब इसको हम लोग तीन तरीके से देखते हैं, हार्ड, स्ट्रक्चरल पावर, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड सॉफ्ट। हार्ड में हम लोग कंसिडर करते हैं मिलिट्री को, अभी हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, स्ट्रक्चर में हम लोग कंसिडर करते हैं इकोनॉमिक को, कि वो इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग है, और सॉफ्ट में हम लोग कंसिडर करते हैं आइडियोलॉजी को। तो हम सबको पता है कि मिलिट्री से कितना ज्यादा स्ट्रांग है अमेरिका। ठीक है, जैसी मिलिट्री अमेरिका के पास है वैसी किसी के भी पास नहीं है, सुपीरियोरिटी ऑफ मिलिट्री। ठीक है, बहुत ज्यादा सुपीरियर है वो मिलिट्री हमसे। और क्या क्या चीजें, स्मार्ट बॉम्ब्स हैं उनके पास। यूएसए स्पेंड्स सो मच ऑन मिलिट्री। यूएसए सबसे ज्यादा खर्चा करता है अपनी मिलिट्री पर, इतना कोई भी देश नहीं खर्चा करता जितना यूएसए करता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी है, बहुत ज्यादा एडवांस वेपन्स है, इकोनॉमिकली भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है अमेरिका, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वहां पे। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी में 25% उसका योगदान है, 25% शेयर है। अच्छा, ये जो डाटा है ये मैंने आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिया है, और जो बुक्स हैं ये मेरे पास थोड़ी पुरानी बुक्स हैं, तो हो सकता है आज के समय में ये डाटा चेंज हो गया हो। ठीक है, तो इकोनॉमिकली भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सॉफ्ट पावर में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो अमेरिका है उसकी आइडियोलॉजी क्या है? कैपिटलिज्म। ऑलमोस्ट हर देश आज के समय में कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट कर रहा है, वेस्टर्न जो उनकी प्रेजेंस है उस चीज को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो अमेरिका है वो हर तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, हर चीज में वो आगे हो रहा है।
अब देखते हैं कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस कैसे हैं। इंडिया एंड अमेरिका। तो 1990s के बाद इंडिया जो है उसने कुछ इकोनॉमिक स्टेप लिए हैं, और वो इकोनॉमिक स्टेप ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिका से ही इंस्पायर होके लिए। एल फॉर लिबरलिज्म, मतलब उदारवाद को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, लिबरल हो जाएं और ज्यादा, ठीक है, ओपन माइंडेड हो जाएं। प्राइवेटाइजेशन, हम लोग प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट कंपनीज पे, प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड की तरफ हम लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं कि हाँ हम ट्रेड के थ्रू ज्यादा से ज्यादा कमा सके। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, हम लोग भी टेक्नोलॉजी के उसमें आगे बढ़ रहे हैं, नक्शे कदम पे चल रहे हैं अमेरिका के, ठीक है। और क्या है, 35% जो इंडियंस हैं वो बोइंग में काम करते हैं। मतलब बोइंग कंपनी जो है, बोइंग एक एयरक्राफ्ट जो है उसको बनाती है, बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है जो एयरक्राफ्ट को बनाती है, उसमें 35% जो है वो इंडियंस हैं, ठीक है। आज के समय में अमेरिका में जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, हाई टेक स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं, हाई टेक वाले, अच्छे वाले, ठीक है, हाई टेक स्टार्टअप्स जो है वो 15% जो है वो इंडियंस ला रहे हैं, ठीक है। इंडियन जो है उसमें 15% है। समझ रहे हो आप लोग। अब बात आती है कि वैसे ये वाली चीज ना हम लोग आगे वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब बात आती है कि क्या ये जो हेगमनी है, जो ये सुपर पावर है, हम लोग उसके अलावा किसी और को बना सकते हैं किसी तरीके से, क्या हम लोग भी सुपर पावर बन सकते हैं? हाउ कैन वी ओवरकम हेगमनी, मतलब कैसे हम लोग उसको हटा सकते हैं, हम भी कैसे सुपर पावर बने, बताओ भाई बताओ। तो पहला जो स्टेप है वो है बैंड वेगन स्ट्रेटेजी। बैंड वेगन स्ट्रेटेजी कहती है कि अगर आपका दोस्त है और उसके पास कुछ ज्यादा अच्छी टेक्निक्स है तो उन टेक्निक्स को ले लो, लड़ो मत कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं, मैं तेरे तेरे अगेंस्ट में रह के मैं अपनी पावर दिखाऊंगा। नहीं, दिमाग इसमें है कि आप भी उन टेक्निक्स को यूज करके पावरफुल हो जाओ। तो इसका मतलब है कि हमें अमेरिका के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखने चाहिए, और जो उसके पास टेक्निक्स हैं उनको लेके हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, ना कि हमें उसके अगेंस्ट में रहना चाहिए। दूसरा है हाइड। जो अगर किसी के हाथ में ना गन है, ठीक है, चाहे वो आपका दोस्त है चाहे वो आपका दुश्मन है, बहुत बार ऐसे चांसेस बन जाते हैं कि वो गन आपको भी शूट कर सकती है। तो कोशिश करो कि ऐसे लोगों के सामने जाना ही नहीं है, कोशिश करो कि उनसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहो, ओके। तो ज्यादा किसी की नजरों में नहीं आना है। नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं जैसे एनजीओज हो गए, सोशल मूवमेंट्स हो गए, ये वो चीजें हैं जो किसी भी स्टेट को उसकी गलती बता सकती है, किसी भी गवर्नमेंट को उसके बारे में बता सकती है कि वो अच्छा काम कर रही है, वो गलत काम कर रही है, वो उसको कैसे काम करना चाहिए। मीडिया, राइटर्स आंखें खोलती हैं सबकी, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप है रेसिस्टेंस। बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत चीजें गलत हो रही हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत झेल लिया, अब इससे ज्यादा नहीं झेल सकते, तो बहुत सारे लोग मिलकर रेसिस्ट करते हैं, मतलब उसके खिलाफ में आवाज उठाते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि अगर यूएसए या कोई हेगेमनी कुछ गलत कर रही है तो उसके खिलाफ में मिलकर सारे के सारे देश आवाज उठाए। तो इस तरीके से हम लोग हेगेमनी को खत्म कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, आप लोगों ने इसके नोट्स बनाए होंगे। और अगर आपको इसमें अभी भी कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको अभी भी इसमें कुछ चीजों पे डाउट है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। एंड ऐसे ही क्लासेस लेते रहो, नोट्स बनाते रहो, काम आएंगे आपके। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।